अच्छा, बर्नार्ड सोलियर और हमने आईटीपी को डिस्कस कर लिया। अब आईटीपी के साथ बाज दफा वैक्सीनेशन का एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के साथ अगर लिखा हुआ आ रहा है दैट विल बी द आईटीपी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास लो प्लेटलेट काउंट लिखा हुआ है, वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, वो याद रखना है, वो आईटीपी के एमसीक्यूज के हिसाब से पूछेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद हमारे पास जो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दैट विल बी द आईटीपी, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, यू कैन हैव एन इन्फेक्शन टू, ठीक है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब उस वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऑटो स्प्लीन जो है वो ऑटो जो है वो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होगी इन द स्प्लीन, ठीक है। तो वायरल इलनेस के साथ एसोसिएटेड होता है आईटीपी, तो उसमें वैक्सीनेशन में हो सकता है, ठीक है। और लार्ज प्लेटलेट्स हमें मिलते हैं विद आईटीपी एंड बर्नार्ड सोलियर बोथ, ठीक है। वैक्सीनेशन के अंदर मैं कह रही हूँ कि आईटीपी का एमसीक्यूज आएगा। व्हाट्सोएवर द कंडीशन इज, आपके पास लो प्लेटलेट है, वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, आईटीपी है। आईटीपी क्यों है? क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास जो है इट्स अ रेंज 50,000 से नीचे नीचे सारे आईटीपीज के ही केसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। ये रेंज है एक, 50,000 से नीचे सब भी वही केस आ रहे होते हैं। 30,000 आईटीपी, 10,000 आईटीपी, 20,000 आईटीपी। वैक्सीनेशन विद 70,000 प्लेटलेट्स आईटीपी, ठीक है। वैक्सीनेशन विद 70,000 प्लेटलेट्स आईटीपी, याद रखना है ये बात। वैक्सीनेशन का जो एमसीक्यूज आया दैट विल बी आईटीपी, तो ये एमसीक्यूज में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। फिर है जी हमारे पास जो है वो बर्नार्ड सोलियर के अंदर रिस्टोसेटिन टेस्ट जो है वो अब नॉर्मल आता है, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आता है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लैंसमैन थॉम्बसथीनिया लिखा हुआ है। ग्लैंसमैन के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन जो हमारे पास इट कैन कॉज इन्फेक्शन, दैट्स व्हाई, ठीक है। आपका प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, आप नीडल्स लग रही हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिस्टोसिटिन टेस्ट, ठीक है, प्रोटीन टेस्ट एक हो रहा होता है बर्नार्ड सोलियर के अंदर, रिस्टोसिटिन टेस्ट। रिस्टोसिटिन जो है ये एक्टिवेट करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर को टू बाइंड GP1B, ठीक है। तो अगर रिस्टोसिटिन एबनॉर्मल हो तो ये वॉन विली ब्रांड को एक्टिवेट नहीं करता कि GP1B को कंबाइन करें, GP1B आगे फर्दर एडिशन करता है, ये आप फिजियो की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब उसकी अब नॉर्मेलिटी होती है तो वो हमारे पास बर्नार्ड सोलियर के अंदर आती है, ठीक हो गया। आ, क्या वॉन विली ब्रांड में भी नेगेटिव होता है? नहीं, वॉन विली ब्रांड वो फैक्टर ही कम होता है, वॉन विली ब्रांड डिजीज के अंदर द फैक्टर इज कम, ठीक है। एक मिनट बता रही हूँ एक एक करके, ठीक है। नहीं नहीं, वॉन विली रिस्टोसिटिन सिर्फ एक्टिवेट्स करता है वॉन विली ब्रांड फैक्टर को टू बाइंड GP1B। अब जहां पे वॉन विली ब्रांड फैक्टर ही नहीं होगा तो रिस्टोसिटिन ने किसको एक्टिवेट करना? तो रिस्टोसिटिन टेस्ट इज नॉट फॉर द वॉन विली ब्रांड डिजीज। वॉन विली ब्रांड डिजीज के लिए आपके पास फैक्टर 8 ही है, ठीक है। वो नहीं भूलना, ये मिक्स नहीं करना टेस्टों को, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर वॉन विली ब्रांड डिजीज, ठीक है। तो रिस्टोसिटिन उसी के लिए है, ठीक है। अब जो GP1B होता है ना वो मेनली प्लेटलेट और वॉन विली ब्रांड फैक्टर को एडिशन के लिए होता है कि वो दोनों आपस में मिले, ठीक है। लेकिन GP1B हमारे पास बर्नार्ड फोलियर में कम हो जाता है। GP2B और 3A जो है वो हमारे पास ग्लैंड्समैन में कम हो जाता है। 2B 3B A में क्या है कि 2B और 3A प्लेटलेट टू प्लेटलेट एडिशन कराता है कि दो प्लेटलेट्स से मिलना है, तो उसके अंदर GP2B और 3A अपना रोल करता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है। तो जब वो नहीं होते हैं 2B और 3A, उसे ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोसिटिनिया कहते हैं। उसके अंदर जो है वो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स नहीं हो पाती, तो प्लेटलेट की क्लम्पिंग नहीं होती। आप ब्लड स्मेयर देखेंगे तो प्लेटलेट्स क्रम्प नहीं कर जाएंगे, ठीक है, क्लम्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है डिसेमिनेटेड डिजीज आ जाती है, DIC, ठीक है। DIC के अंदर वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। DIC के जो आपके MCQs आते हैं वो मेनली किस किस के बाद आएंगे? डिलीवरी के बाद,
सेप्टिसीमिया हो गया, उसके बाद स्नेक बाइट्स के बाद, ठीक है, पैंक्रेटाइटिस हो गया किसी को, या ट्रांसफ्यूजन हुई है, ठीक है। अब जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर सोनिया, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ना, ठीक है, सारे पढ़ रहे हैं अभी। अभी डीआईसी पे मैं हूँ, ठीक है। डीआईसी के अंदर आपके पास जो है, हाँ, बर्न्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीआईसी हो जाता है, ठीक है, शॉक में चला जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्या है कि एपीटीटी भी बड़ा होगा, ब्लीडिंग टाइम भी बड़ा होगा, पीटी भी बड़ा होगा, ठीक है। और डी डाइमर्स या एफडीपी इज द मेन फीचर जो के बड़े होते हैं इन डीआईसी। याद रखना है, एफडीपी या डी डाइमर इज द मेन फीचर जो कि इंक्रीज होता है डीआईसी के अंदर। और जो डिक्रीज होता है वो फैक्टर 5 और 8 जो है वो इसमें कम होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजिन कम होते हैं, फैक्टर 5 और फैक्टर 8 कम होते हैं, ठीक है, लेकिन एफटीपीज जो है वो इंक्रीज होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये टीटीपी और हस का आ जाता है, ठीक है। टीटीपी और हस के अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि टीटीपी के अंदर हम एक जो है वो ट्रायड कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रायड के साथ हमारे पास दो चीजें मजीद आ जाती हैं जो हम पेंटेड के अंदर डाल देते हैं, दैट इज द फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ट्रायड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होता है, टीटीपी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ रहा होता है, प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया आता है जिसमें एचबी कम हो जाती है, शिस्टोसाइट्स मिलते हैं। और हीमोलिटिक एनीमिया का एक इंपॉर्टेंट फीचर कि एलडीएच रेज्ड होता है, ठीक है। शिस्टोसाइट्स भी मिलते हैं, एलडीएच रेज्ड होता है। हम नॉर्मली जब आप आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग देखेंगे कि व्हेन यू सी अ पेशेंट विद लो हीमोग्लोबिन और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हीमोलिटिक अनीमिया है, देन यू विल गो विद द टू थिंग्स मेनली। एक रेटिक काउंट आप देखेंगे और दूसरा आप देखेंगे एलडीएच, ठीक है। रेटिक काउंट जो होता है, जब हमारा एरिथ्रोसाइट ग्रो कर रहा होता है तो उसमें एक पॉइंट आता है जहां पे वो रेटिक्यूलोसाइट भी होता है, ठीक है। तो रेटिक्यूलोसाइट उसका प्रिकर्सर है आपका एरिथ्रोसाइट का या आरबीसी का, ठीक है। तो जब वो बन रहा होता है, ठीक है, जब वो बन रहा होता है एरिथ्रोसाइट, तो रेटिक्यूलोसाइट बीच में आता है। लेकिन क्योंकि जब हिमोलिटिक एनीमिया स्टार्ट हो जाता है या एलडीएच हमारे पास रेज आता है, तो वो रेटिक काउंट जो है वो हमारे पास जो है वो रेज जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि पीछे से बोन मैरो से आरबीसी बन रहे हैं, लेकिन वो आगे टूटते जा रहे हैं, वो और बात है, ठीक है। तो उसके अंदर वो चीजें आ सकती हैं। तो एलडीएच इज द इम्पोर्टेंट फीचर जो कि हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया में आता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास टीटीपी है, इसके अंदर किडनी इंजरी आ सकती है, करेक्ट हाई आ सकता है, फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हमारे पास आ जाता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ। हस के अंदर क्या है, हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम है, टिपिकली चिल्ड्रंस के अंदर होता है। और ये जो है इसके अंदर आपकी किडनी के फीचर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे क्योंकि इट्स अ यूरिमिक सिंड्रोम, ठीक है। तो किडनी के फीचर ज्यादा होंगे और हमारे पास ट्रायड होगा, और दूसरा ब्लडी डायरिया भी बाज़ दफा हो सकता है। ट्रायड के अंदर वही तीनों चीजें कि प्लेटलेट काउंट कम है, हिमोलिटिक अनीमिया है, और किडनी इंजरी प्लस माइनस आती है, ठीक है, किडनी इंजरी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो हस और टीटीपी इसके अंदर यही फर्क है, टीटीपी के अंदर हम पेंटेड को डील करते हैं, फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, और ट्रायड और हस के अंदर हम ट्रायड को डील करते हैं, ठीक है। तो हस के अंदर जो है ट्रायड आ जाता है, दैट इज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया और किडनी इंजरी, साथ में ब्लडी डायरिया प्लस माइनस में आता है। हाँ, लेकिन जो है ना, इंक्रीज क्रेटिनिन का जो पॉइंट है दैट इज इन द मोर प्रिसाइजली इन द हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, जिसमें किडनी ज्यादा डैमेज होती है, ठीक है। हस के अंदर किडनी ज्यादा डैमेज होती है रादर देन द टीटीपी। हाँ, बस नमाज ब्रेक अभी लेने लगी, बस बस बस, लिम्फोमा से पहले बस अभी। हाँ, हंस में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे पास टीटीपी के अंदर है। चले अब आप नमाज पढ़ लें, ठीक है। लिम्फोमा करेंगे, लुकीमियास करेंगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, 6:05 पे हम कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।